नमस्कार। आपका साथी सूरज सिंह, जाना पहचाना, रोज की तरह आज फिर आपको बोर करने के लिए हाजिर हूँ। थोड़ा बोर होना अच्छा होता है कि नहीं? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ चुनाव आयोग के बारे में। भारत का चुनाव आयोग बहुत बड़ा संस्थान, हम बहुत इज्जत करते हैं उसकी, सब संस्थान के नाम पे, और करना भी चाहिए क्योंकि वो भारत का संस्थान है, भारत का चुनाव आयोग है और संवैधानिक संस्थान है। चुनाव के लिए जो प्रोविज़न है हमारे संविधान में, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। चुनाव आयोग का जो प्रोविज़न है हमारे संविधान में, आर्टिकल 324 उसके बारे में और 329 तक वो क्या एक्चुअली कहता है, जो सब लोगों को पता होना चाहिए लेकिन पता नहीं है, उसके हेतु मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। खाली चुनाव चुनाव भोंकते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है। किसको क्या अधिकार है, किसको क्या अधिकार नहीं है, ये बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें पता भी तो होना चाहिए कि आखिर हम हैं क्या, हमारा देश चुनाव को किस एंगल से देखता है। खाली शोर मचाना, शोर मचाते रहना, वो सही है, वो गलत है, वो गलत है, वो सही है, ऐसा कहने से कोई बात का फ़ायदा नहीं होता है। हमारा चुनाव आयोग हमारे संविधान के अंदर वेल डिफाइंड है, लेकिन क्या हमने संविधान को पढ़ा है? प्रश्न तो ये उठता है। हम में से बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा है और पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि आसान नहीं है। वकीलों के अलावा, जजों के अलावा, या जो लोग डील करते हैं इन चीज़ों से, उनके अलावा शायद 98% लोगों को, या 95%, 95% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। लेकिन क्या पता करना आवश्यक नहीं है? आप नहीं समझते कि पता होना चाहिए? इतना बड़ा चुनाव जिससे पूरा सदन, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति, सारे देश की सारी असेंबलियां जिसके द्वारा चुने जाएं, वो छोटी संस्थान तो नहीं हो सकती। पार्लियामेंट भी ये काम नहीं करती है, राष्ट्रपति भी ये काम नहीं करता है। ये काम तो चुनाव आयोग करता है, जो कुछ ही पेजों में सीमित है संविधान के अंदर, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। इतना बड़ा काम चाहे वो 5 साल में हो या 4 साल में हो, होता तो है। तो क्या उसके बारे में जानना आवश्यक नहीं समझते आप लोग? क्यों आप उसके बिना सब शोर मचाना चाहते हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, या जो भी हो? आखिर क्या हमारा फर्ज नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है कुछ तो जाने? और खास तौर से वो युवा वर्ग जो बहुत शोर मचाता है, जो एमपी जो बहुत शोर मचाते हैं, सरकारें जो बहुत शोर मचाती हैं, मंत्री जो बहुत शोर मचाते हैं, और वो लोग जो इन चीज़ों से लिंक्ड नहीं है, चाहे जर्नलिस्ट हों, पेपर पढ़ने वाले हों, न्यूज़ पढ़ने वाले हों, एक्सपर्ट्स हों, जो भी हों, क्या उन्हें पता नहीं होना चाहिए इसके बारे में? मेरे विचार से तो सबको पता होना चाहिए। ये सब समय और इंटरेस्ट की बात है, शायद उनको शौक नहीं है जानने का। जैसे हम सिर्फ उसी बात को जानना चाहते हैं जिससे हमें जॉब मिले, जिसके बारे में हमको कुछ फ़ायदा हो, बाकी चीज़ों से हमें क्या लेना देना है। यही प्रॉब्लम करती है हमारे देश के अंदर हर बात में। खैर, अब इन बात का कोई फ़ायदा नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आखिर ये है क्या। मैं वैसे ही पढ़ रहा था इसके बारे में, आर्टिकल 324 जो पार्ट 15 में है, पार्ट 15 इलेक्शंस लिखा है वहाँ पर, और इसमें लिखा है आर्टिकल 324 ए, सुपरिंटेंडेंस, शब्द को देखिए आप, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ preparation of electoral rules for and conduct of all elections to parliament and to legislature of every state and of elections to offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as election commission। अब देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है। सुपरिंटेंडेंस पहला स्टार्ट करता है सब, सुपरिंटेंडेंस, सर्वोत्तम निरीक्षण जिसको कहा जा सकता है, सबसे ऊपर का निरीक्षण जिसको कहा जा सकता है, सर्वेलेंस से भी ऊपर, ऑथोराइज सर्वेलेंस, डायरेक्शन, दिशा निर्देश देना, सबसे ऊपर का सर्वेलेंस, फिर दिशा निर्देश देना,
कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो हमारे रोल्स हैं चुनाव के, वोटर्स की लिस्ट है, उसका प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। फॉर एंड कंडक्ट ऑफ, चुनाव के लिए इनकी तैयारी करना। चुनाव जो कि इलेक्शन टू पार्लियामेंट है और टू लेजिस्लेचर और हर राज्य के असेंबलियों के, इलेक्शंस टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये सब अधिकार, संवैधानिक अधिकार इस संस्थान को, जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसको दिए गए हैं। अब सोचिए कितना बड़ा आदेश है इसमें, मैंडेट है इसमें। इसका मतलब है सब कुछ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी में आता है, जिसमें सबसे ऊंचे दर्जे का सर्वेलेंस हो, हर चीज की जिम्मेदारी उसकी हो। तो जिम्मेदारी से इलेक्शन कमीशन बच नहीं सकता है इस आर्टिकल 326(1) के हिसाब से। मैं फिर पढ़ता हूं ताकि समझ आ जाए। सुपरिंटेंडेंस, direction and control of preparation of electoral rolls for and conduct of all elections to parliament and to legislature of every state, and of elections to offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in commission referred to in this constitution as election commission। अब आपको समझ आ गया हो जो मैंने शब्द बोले हैं। इतना बड़ा दायित्व जिस संस्थान का है उसका नाम है इलेक्शन कमीशन। उसने सारी जिम्मेदारी उसको दी है। मैंडेट ने इस संविधान के अंदर दिशा निर्देश तय करे, किस तरह चुनाव उसको तय करे, लिस्टें कैसी बनाई जाए उसको देखे, इलेक्टोरल रोल्स को, और जो भी चुनाव करना है, पार्लियामेंट के चुनाव जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा दोनों आते हैं, लेजिस्लेचर और हर राज्य की असेंबली आती है, और राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के ऑफिस में जो चुनाव होने हैं वो आते हैं। ये सारे दायित्व हमारा संविधान देता है चुनाव आयोग को। तो हम चुनाव आयोग को ऐसे ही छोटा नहीं ले सकते, सच बात है। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी होगी, ये भी सच बात है। चुनाव आयोग जिम्मेदारी दूसरे पे नहीं डाल सकता, ये भी सच बात है। ये नहीं कह सकता ठीक है मेरे पास जवाब नहीं है, ये भी सही बात है। बेशक वो कहे नहीं, लेकिन जवाब नहीं देने का मतलब वही होता है। अब आइए इससे आगे चलते हैं। इसी के अंदर इसका सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है, प्रोविजन 2, इसी के अंदर 324 में 2 नंबर क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन shall consist of chief election commissioner and such number of other election commissioners if any as president may from time to time fix। Election Commission shall consist of Chief Election Commissioner and such number of other election commissioners, if any, as President may from time to time fix, and appointment of Chief Election Commissioner and other election commissioners shall, subject to provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by President। देखिए, इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और उसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कौन कौन होंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी होंगे, इसका चुनाव प्रेसिडेंट करेगा टाइम टू टाइम, जैसे ही जरूरत होगी। राष्ट्रपति महोदय इस काम को करेंगे और अपॉइंट करेंगे। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि उसके अंदर सरकार का कोई योगदान होगा, ये इसमें नहीं कहा गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर कोई ऐसा नियम है उसके हिसाब से, उसी के बारे में अगर नियम बनाया गया है पार्लियामेंट ने, तो उसको कंप्लाई किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब पार्लियामेंट का लॉ तो बाध्य करता है राष्ट्रपति को फॉलो करने के लिए, लेकिन चुनाव के अंदर कोई भी आदेश सरकार का नहीं हो सकता है इस संविधान के इस मैंडेट में, जो कि 324(2) है। आगे चलते हैं। 3, when any other election commissioner is so appointed, Chief Election Commissioner shall act as chairman of Election Commission। साफ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा सबसे बड़ा होगा, चेयरमैन होगा इलेक्शन कमीशन का। जैसे कि आज 2 इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन एक तरह का चेयरमैन है इस बॉडी का, उन तीनों मेंबरों के साथ। आगे चलते हैं। बिफोर ईच जनरल इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल, before
each general election, देखिए जनरल इलेक्शन शब्द यूज हो रहा है, before each general election to house of people, हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकसभा, and to legislative assembly of each state, and before first general election and thereafter before each biennial election to legislative council of each state. Having such council, president may also appoint after consultation with election commission such regional commissioners as he may consider necessary to assist election commission in performance of functions conferred on commissions by clause 1. इसमें साफ है कि चुनाव होने से पहले, जनरल इलेक्शन के लोकसभा से चुनाव होने से पहले या स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव होने से पहले, जनरल इलेक्शन होने से पहले, बिफोर ईच बाई इलेक्शन हो जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल के होने से पहले, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कंसल्टेशन के बाद कि कौन सा इलेक्शन कमीशन उसके रीजनल कमिश्नर बने। वो सब टेक्निकल प्रोविजन है इसमें दिए गए हैं और वो होता भी है, और जरूरत होगी जैसे भी तो इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से बनाए जाएंगे। परफॉर्मेंस हो सके इलेक्शन की पूरी तरह इसमें दिया है, कोई इतना बड़ा क्लॉज नहीं है ना। अब 5वें में आते हैं, 324(5) subject to provisions of any law made by Parliament, conditions of service and tenure of office of election commissioner and regional commissioners shall be such as president may by rule determine। तो साफ है, कोई भी ऐसा नियम कानून के अंदर है, कानून में कोई भी ऐसा प्रोविजन है पार्लियामेंट ने जो बनाया है कि उनकी सर्विसेज टेन्योर कितने होंगे, कितने साल के लिए वो इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, रीजनल कमिश्नर रहेंगे, ये सब राष्ट्रपति महोदय डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर shall not be removed from his office except in like manner and on like grounds as a judge of Supreme Court, and conditions of service of chief election commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment। तो यहाँ कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो होंगे उनको उसी तरह से हटाया जा सकेगा जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, इसके अलावा उन्हें नहीं हटाया जा सकेगा। और उनकी सर्विसेज की जो कंडीशंस होंगी वो भी इसी तरह से उसके नुकसान ना हो उस व्यक्ति को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसी हिसाब से तय की जाएंगी। आगे चलें, प्रोवाइडेड फर्दर दैट any other election commissioner or a regional commissioner shall not be removed from office except on recommendation of chief election commissioner। कोई भी चुनाव आयोग जो उसके साथ है, इलेक्शन कमिश्नर के साथ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ है या रीजनल कमिश्नर है, उनको हटाया नहीं जा सकेगा बिना उनकी सिफारिश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर of a state shall, when so requested by election commission, make available to election commission or to a regional commissioner such staff as may be necessary for discharge of functions conferred on election commission by clause। साफ है, मीन्स गवर्नर होंगे या राष्ट्रपति जी होंगे या गवर्नर होंगे किसी राज्य के, उन सबको इलेक्शन कमिश्नर को सारा स्टाफ देंगे। तो जरूरत होगी इलेक्शन कमीशन को या रीजनल कमिश्नर को, तो पूरा का पूरा कार्य कर्मचारी उन्हें देंगे जैसे भी आवश्यकता होगी ताकि वो अपने काम को पूरा कर सकें। आगे चलते हैं, देखिए 325, ये आर्टिकल तो हो गया पूरा 324। अब आते हैं 325 पे। There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either house of parliament or to the house or either house of legislature of a state, and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claims to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them। देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है ये 325। एक जनरल इलेक्ट्रिकल रोल कहता होगा देयर शैल बी वन जनरल इलेक्ट्रिकल रोल, ठीक है, वो लिस्ट होती है, इलेक्ट्रल रोल होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी का। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे हमारी ये लोकसभा की 546 या 42 कितनी भी हैं वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके चुनाव के लिए हाउस के अंदर, किसी भी हाउस के अंदर पार्लियामेंट के, वहाँ इलेक्टोरल रोल होगा, स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए होगा, और इनमें लिखा है खास तौर से नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन एनी सच रोल or claim to be included in any special electoral rolls for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex
or any of them। बहुत बड़ी बात है इसमें। इसमें कहा है कोई भी व्यक्ति इस ग्राउंड पर कि वो किस धर्म का है, किस रेस का है, किस जाति का है, उसका सेक्स क्या है, और इनमें से कुछ भी अगर बात सामने आती है, किसी भी व्यक्ति को उस रोल से बाहर नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत बड़ा बन सकता है, पर ऐसा वास्तविकता में हो रहा है कि लोगों को लिस्टों से बाहर किया जा रहा है। लाखों मुस्लिम लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया है। बहुत से समाचार आए हैं, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। ये बहुत बड़ा इशू है। लाखों लोगों के, खासतौर से 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पहले वोट थे लेकिन बाद में उनके वोट निकाल दिए गए। ऐसे बहुत से समाचार आए हैं रिलीजन के हिसाब से, जो कि नहीं होना चाहिए, कास्ट के हिसाब से, रेस के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से। आगे चल के देखते हैं 326 आर्टिकल 326। Elections to House of People and to Legislative Assembly of every state shall be on basis of adult suffrage। Yes. Elections to House of People and to Legislative Assembly of every state shall be on basis of adult suffrage। That is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by appropriate legislature on ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice shall be entitled to be registered as a voter at any such election। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा है। समझने के हिसाब से, हंसने के हिसाब से तो कह देंगे जी 18 साल के हो गए वोट दे दीजिए। ठीक है, इसी को एडल्ट सफरेज कहते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से या उससे ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार होता है और उसको कहते हैं एडल्ट सफरेज। और वो अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता है जब तक कि कोई ऐसा कानून जो उसका दिमाग खराब है ये सबूत दे दे, या वो आदमी यहाँ रहता नहीं ये सबूत दे दे, या ऐसा कोई सबूत दिया जाए कि उसने कोई जुर्म किया है, करप्ट प्रैक्टिस की है, इलीगल प्रैक्टिस की है। जब तक कानून के हिसाब से उसको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए तब तक उसका अधिकार होगा कि वोट देगा। लेकिन आज तो ऐसे लोग संसद में पहुंच चुके हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए हुए हैं, जिनके मुकदमे चल रहे हैं। थोड़ा कंट्रोवर्सी है इस बात में, हालांकि उनको सजाएं नहीं हुई हैं, लेकिन जब वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है तो संसद में जाने की बात अजीब सी लगती है। आगे चलिए, हम बात करेंगे 327 की। 327 327, थोड़ा पानी पी लूं। Subject to provisions of this constitution, subject to provision of this constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to either House of Parliament or to House or either House of Legislature of a state, including preparation of electoral rolls, delimitation of constituencies, and all other matters necessary for securing due constitution of such house or houses। तो यहाँ पर कानून में अधिकार दिया गया है संविधान में कि पार्लियामेंट, जो कि आपकी संसद है, नियम बना सकती है इन इलेक्टोरल रोल्स के बारे में, दोनों हाउसेस में किस तरफ चुनाव होंगे, इसके साथ में जो भी विषय होंगे चुनाव के विषय, पार्लियामेंट को अधिकार है कि उसके बारे में कानून बना सकेगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं 328। Subject to provisions of this constitution in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, legislature of a state may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to House or
either house of legislature of state, including preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच हाउस। सो ये स्टेट के लिए भी वही चीज लागू होती है जैसे इसने दूसरे देश के लेवल पे कहा है पूरे, तो स्टेट के लेवल पे भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी इतनी जरूरत नहीं है। अब जाते हैं आर्टिकल 329 पर 329 पर। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। अब इसमें ए देखते हैं, वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ relating to delimitation of constituencies or allotment of seats to such constituencies made or purporting to be made under Article 327 or Article 328 shall not be called in question in any court। तो यहाँ पर साफ बैन किया गया है कि इलेक्टोरल रोल किस तरह से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र किस तरह से डिसाइड होते हैं, सीट्स किस तरह से बनाई जाती हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ये जो 307 आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 328 में लिखा गया है, एक कोई क्वेश्चन कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। चलिए, कोर्ट ने यहाँ पर अपने हाथ झाड़ दिए कानून के हिसाब से। नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू हाउस और ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by appropriate legislature। मैं फिर पढ़ता हूँ, no election to either house of parliament or house of either house of legislature of state shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by appropriate legislature। साहब यहाँ तो साफ लिखा है कि कोर्ट के अंदर कोई बात नहीं की जाएगी सिवाय इसके कि आप इलेक्शन पिटीशन उस अथॉरिटी को दें जो इसके लिए कानून ने ऑथराइज किया है। तो इलेक्शन पिटीशन लाना है आवश्यक अगर आपको ऊपर दिए गए विषयों के अलावा कोई बात करनी है तो। आर्टिकल 329A में चलते हैं, जो अभी हम बता चुके हैं। स्पेशल प्रोविजन था ये, पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविजन एज टू इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर। ये स्पेशल प्रोविजन दिया जो कि रिपील हो चुका था पहले, वो प्रोविजन इसमें था, इस साफ लिखा है इसमें। साहब बात करते हैं साहब, इसकी बहुत ऊंची बात करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ऊंचा प्रिंसिपल है। यहाँ पर हमारे संविधान ने, हमारे देश के सबसे बड़े कानून ने, लॉ ने, फाउंडिंग लॉ ने, डायरेक्टिंग लॉ ने, सबसे बड़ा कानून संविधान, उसने इलेक्शन कमीशन को हाथ ऊपर करके खड़ा कर रखा है कि आप हैं जो कुछ है, जैसे मंदिर में जाके कहते हैं हरिओम 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 करते हैं। तो यहाँ पर चुनाव का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन सर्वोच्चम है, इसके खिलाफ बोलना आसान नहीं है। ये वही हक रखता है जो भारत के उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश रखता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को पार्लियामेंट के अलावा और कोई नहीं हटा सकता है। इसी प्रकार इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को बिना किसी इम्पीचमेंट के नहीं हटाया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहें उसको रखें। मतलब ये होता है भारत सरकार बीच में नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार से शायद ऊंचा ही लगता है। यहाँ जहाँ तक चुनाव से लिंक है, ताल्लुक है, चुनाव से कह सकते कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, भारत सरकार कहीं भी चुनाव आयोग के पब्लिक के बीच में नहीं होनी चाहिए। ये साफ साफ कहा गया है। चुनाव आयोग का जो बॉस है या तो वो राष्ट्रपति है कुछ हद तक, पार्लियामेंट है कुछ हद तक, या देश की जनता है। देश की सबसे बड़ी शक्ति, देश की सबसे बड़ी सत्ता है जिसने संविधान का निर्माण किया, जिसने संविधान को अपनाया, इसको कानून बनाया, न्याय बनाया, वो संस्थान है देश की भारत की जनता, जिसको भारत कहते हैं। भारत की जनता जानती है कि चुनाव क्या होता है, चुनाव वोट डालना जानती है, लेकिन उससे क्या क्या इसके पीछे रहा है हिस्ट्री, कैसे ये बना, कैसे ये चुनाव देने का अभियान चला, कैसे ये रास्ता यहाँ तक आया, इसके बारे में लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम कहते हैं कि चुनाव आयोग सब कुछ है,
संविधान के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर तो चुनाव आयोग को बिल्कुल ही साफ छवि का होना चाहिए। सरकार का जरा भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भारत की सरकार से या किसी राज्य की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना कहीं कानून से है तो वो कानून पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट की असेंबली बनाएगी या राष्ट्रपति उसके इंचार्ज होंगे। कोर्ट भी हर बात में दखल करने का अधिकार नहीं रखता है। जो भी विषय दिए गए हैं, चाहे चुनाव की लिस्ट बनानी हो, कोई और बात करनी हो, चुनाव कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे चुनाव कराया जाए, ये सोचने की आवश्यकता ना भारत सरकार को है ना किसी और को है। ये जो जिम्मेदारी है, ये उत्तरदायित्व है, भारत के चुनाव आयोग का है। इसलिए भारत के चुनाव आयोग को बिल्कुल उच्च छवि का होना चाहिए, उच्च कैरेक्टर का होना चाहिए, बिल्कुल साफ, और किसी पार्टीशन में नहीं होना चाहिए, किसी को इनडायरेक्ट सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। साफ छवि तभी होती है, नहीं तो अगर शक वाली छवि होगी तो वो चुनाव आयोग नहीं कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट भी वो खुद है कुछ हद तक, सरकार भी वो खुद है कुछ हद तक, राष्ट्रपति भी वो खुद है कुछ हद तक। जब इतने अधिकार जिस चुनाव आयोग को मिले हो भारत के अंदर, तो वो चुनाव आयोग को फालतू बात भी नहीं करनी चाहिए। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, आखिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं पहला व्यक्ति तो नहीं हूँ जो इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। कितने वकील हैं, कितने जजेस हैं, कितने एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। जो मैं बता रहा हूँ कि आपको 324 से लेके 329 में जो लिखा है आर्टिकल संविधान के अंदर, वो क्यों है और किस लिए है। मैं भी नहीं इतना जानता, आप भी नहीं इतना जानते, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आवश्यक है, हमारा हक है, हम समझना चाहते हैं, हमारा अधिकार है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, हम वोट देते हैं। हमसे छोटे लोग भी हैं, हमसे बड़े लोग भी हैं, लेकिन जानना आवश्यक होता है। जिस तरह से गिनती सीखनी पड़ती है, टेबल सीखनी पड़ती है, मैथ्स सीखना पड़ता है, ये भी आना चाहिए कि आखिर वोट का मतलब क्या है, हम वोट देते हैं तो क्यों देते हैं, और जो वोट हमसे डलवाता है तो क्यों डलवाता है, उसका क्या पद है, उसकी क्या वैल्यू है, वो संविधान में कहाँ बैठा है, हमारे नियम में कहाँ बैठा है, उसका क्या उत्तरदायित्व है, क्या वो अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है। प्रश्न उठ जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न। आज के हालात में 2019 में इससे बड़ा प्रश्न शायद कोई और है ही नहीं। भूल जाइए 15 लाख की सरकार ने क्या कहा था, और भूल जाइए 2 करोड़ जॉब की सरकार ने क्या कहा था, वो तो सब झूठे वादे थे, जुमले थे। लेकिन चुनाव आयोग जुमलाबाजी नहीं कर सकता, चुनाव आयोग देश की जनता से मजाक नहीं कर सकता, चुनाव आयोग हर बात में खिलवाड़ नहीं कर सकता। चुनाव आयोग को सही सही बात का जवाब देना होगा, क्योंकि उसकी उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको इतने अधिकार प्राप्त हैं, उसको साफ छवि का होना चाहिए, जो कि आज के साथ नहीं है। ये बात समझी थी किसी चुनाव आयोग ने आज से बहुत वर्ष पहले, डिकेड्स पहले, जब मैं बहुत जवान था उस टाइम। टी.एन. सेशन ने समझाया था कि चुनाव आयुक्त क्या होता है। वास्तव में उसने पढ़ा था ये सारे आर्टिकल, और जो सीट पर बैठ जाते हैं, मेरा हिसाब से वो पढ़ते भी नहीं है, संविधान की कॉपी खोल के भी नहीं देखते हैं। बस हम चुनाव आयोग बन गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मुझे क्या लेना देना है, अपनी हैकड़ी चलानी है, इसी तरह से सारे हैं। लेकिन चुनाव आयोग न्यूट्रल है, संविधान के हिसाब से वो देश का अधिकारी है, देश का कमीशन है, किसी सरकार का कमीशन नहीं, किसी सरकार का एजेंट नहीं, किसी मिनिस्टर का एजेंट नहीं, किसी राष्ट्रपति का एजेंट नहीं। राष्ट्रपति को रिपोर्ट अवश्य करता है, लेकिन नौकर वो उसका भी नहीं है। वो नौकर है तो इस संविधान का, वो नौकर है तो भारत की जनता का, भारत के वोटर्स का नौकर है वो, इस संविधान के हिसाब से, क्योंकि उसने उन सब की लिस्ट बनानी है जिनको वोट का अधिकार मिलना है। तो वो सबका नौकर हुआ, सच बात है, हम सबका वोटर्स का नौकर है। वो किसी के वोट को लिस्ट से निकालने का हक नहीं रखता है, वो किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है इन आर्टिकल्स के हिसाब से, चाहे वो किसी धर्म के हिसाब से। जैसे इस बार हुआ, लाखों कंप्लेंट आई हैं कि मुसलमानों के वोटों को निकाल दिया गया, जो पहले थे वो गए चुनाव आयोग, चुनाव के वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन गए और पता लगा कि उनके नाम ही नहीं है वहां पे। बताइए इसका उत्तरदायित्व किसका है? जब लाखों लोगों के नाम अगर कहीं से निकाल दिए जाते हैं, इसका उत्तरदायित्व सरकार तो नहीं लेगी। ये भारत सरकार का काम नहीं है, ये भारत के राष्ट्रपति का काम नहीं है, ये भारत के कचहरी कोर्ट का काम नहीं है। तो ये काम किसका है? ये काम आपका है महोदय साहब, चुनाव आयुक्त जी, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, या आपकी उत्तरदायित्व है। ये मजाक नहीं है किसी का वोटर लिस्ट से नाम निकाल देना। आप किस मर्ज की दवा है फिर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठकर? भारत की वो पोस्ट जो आपके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा सकते हर बात के लिए।
तो आप क्या कर रहे हैं महोदय, माननीय, आपके आदमियों ने इस कमाल के फर्ज को क्यों नहीं निभाया? लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब ये है कि कोई आपके साथ गेम प्लान कर रहा था कि जो लोग सरकार के साथ नहीं हैं, जो सरकार को वोट नहीं देंगे, उनके नामों को निकाल दिया जाए ताकि लाखों वोटों का फर्क पड़ जाए। ये प्रश्न उठता है। संविधान कहता है कि आपका काम है वोटर लिस्ट बनाना और चुनावों को कंडक्ट कराना, जिसका पूरा अधिकार आपका है, क्योंकि सर्वेलेंस के इंचार्ज भी आप हैं। सुपरिंटेंडेंस आपने करनी है। चुनाव फेयर होने चाहिए, ये भी आपको देखना है। चुनाव में गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिए, ये भी आपको देखना है। चुनाव बिल्कुल साफ होने चाहिए, ये भी आपको देना है। किसी का अधिकार मारा ना जाए चुनाव में, ये भी आपको देखना है। तो श्रीमान जी, जब वोट हम डालते हैं तो वोट का मतलब होता है गुप्त, बिल्कुल गुप्त। मेरा वोट जाना चाहिए जिसको मैं देना चाहता हूं। तो वोट मुझे गारंटी कौन देगा कि इसको गया? उस गारंटी देने के लिए आपको विराजमान किया गया है इस सीट पे। आप हमारे इस पॉइंट के लिए, इस गर्म का, हमारे क्या कह सकते हैं हिंदी में, हमारे सब कुछ हैं। हमारे माता पिता भाई रिश्तेदार सब हैं। जहां तक वोट देने का सवाल आता है कि हम अपने वोट को गुप्त रूप से दे के आए, लेकिन कहां हो रहा है? आपने जो मशीनें लगाई हैं, ये गुप्त रूप से हमें बता नहीं रही हैं कि हमारा वोट कहां जा रहा है। बहुत से केस हुए हैं, बटन दबाया कहीं जाता है वोट, कहीं जाता है। तो ये गुप्त कहां हुआ? मेरा वोट जिसको मैं देना चाहता हूं उसको जाना चाहिए, ये मुझे आपको गारंटी देनी है या आपने मुझे गारंटी देनी है? किसने किसको गारंटी देनी है? ये गारंटी मुख्य चुनाव आयुक्त ने और उसके पूरे इंस्टीट्यूशन ने, संस्थान ने भारत के हर वोटर को देनी होगी और देनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। आपने मेरे वोट को सुरक्षित नहीं रखा, तो मैं कैसे मान लूं आप अपना कार्य सही कर रहे हैं? ठीक है, संविधान में आपको अधिकार है। अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि अधिकार मार लिए जाएं। मेरे अधिकार मुझे मिलने चाहिए और उसके उत्तरदायित्व तो आपको है। आप मेरे गार्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड, मेरे अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, पर आप नहीं रख पाए। आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई आपने चुनाव में, उनके नंबर तक सेम नहीं मिल रहे। आपने इतनी सारी मशीनें खरीदी इस चुनाव में, उसका हिसाब नहीं है। आपकी आंसर कुछ कहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कुछ कहती है, और जो मशीनें बनाने वाली कंपनियां हैं उसकी इंफॉर्मेशन कुछ कहती है। दुगने का फर्क है। आपने ऑर्डर दिए 20 लाख की और मशीनें वहां से डिलीवरी 40 लाख। ऐसा कैसे हो गया? तो कहाँ साफ है? मामला तो घपलेबाजी का है। संविधान की बात के खिलाफ आपने काम किया। संविधान कहता है सुपरिंटेंडेंस आपकी है, तो कहाँ है साहब सुपरिंटेंडेंस आपकी? 20 लाख मशीनों का घपला हुआ है, आपको पता नहीं कैसे हुआ है, आपके पास कोई उसका उत्तर नहीं है, तो कौन देगा इसका उत्तर? सुप्रीम कोर्ट तो इसका उत्तर नहीं दे सकता, भारत की सरकार भी इसका उत्तर नहीं दे सकती। तो उत्तर किसने देना है? भारत की जनता उत्तर मांगती है, मैं नहीं, भारत की जनता। 2-4 मशीनें गायब होती तो बात कुछ और थी, भाई खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। चुनाव के टाइम ये 350-400 मशीनें खराब हुई उस दिन, उनको रोका गया, फिर बुलाया गया। जो मशीनें खराब हो जाती हैं, ठीक काम नहीं कर सकती, आप कह देते हैं टेक्निक है, भाई हो जाता है, मान लेते हैं हो जाता है, तो ऐसी चीज को क्यों रखा जाए? क्यों चाहते थे आप जबरदस्ती कि हमको इससे चुनाव कराने हैं? हम तो शक के दौरों में लेंगे इसको अब, कि आपने अपना दायित्व ना निभाते हुए जानबूझ के इन मशीनों को एम्प्लॉय किया। और जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए कि 20 लाख मशीनें कहाँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न नहीं है। पूरे देश का चुनाव हिल जाएगा इस बात से कि वो 20 लाख मशीनें किधर हैं। क्या सरकार के पास थी, या आपने कहीं छुपा रखी थी? आपने कहीं अंदर सीक्रेट रूम में छुपा रखी थी? आपने उनका अब्यूज किया, चुनाव के अलावा उनके ऊपर आपने प्री लोड किया वोट्स को, और जो पुरानी मशीनें जो जिसके अंदर वोट डाले गए थे उनको आपने हटाया, या किसी सरकारी आदमी ने हटाया, या किसी और थर्ड पार्टी ने हटाया? ये प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। चुनाव आयोग को जवाब तो देना होगा। कब तक भागेंगे आप? जब इतना अधिकार आपने लिया है तो छवि भी उतनी साफ होनी चाहिए। आप खाली कह देने से कि इन बात से कोई सबूत नहीं होता, ये कहने की बात नहीं है। आरटीआई है, जवाब देने पड़ेंगे आपको। कब तक भागोगे? सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा इस बात को। ये नहीं कह सकता कि नहीं ये सब है ना, बिल्कुल नहीं। ये बंगलिंग है, ये हेरा फेरी है। 40 लाख और 20 लाख
का मिलन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गायब है। आपके स्टॉक में होना चाहिए था 40 लाख, जबकि आपने ऑर्डर दिए 20 लाख के, और वो जो बेच रहा है वो कहता है मुझे ऑर्डर मिले 40 लाख के और मैंने 40 लाख सप्लाई की, दोनों कंपनियां कहती हैं। तो साहब बहुत बड़ा प्रश्न है, हम नहीं जानते क्या हुआ, पब्लिक नहीं जानती, हम सिर्फ बताइए कि वो 20 लाख मशीनें का क्या हुआ। आप कहते हैं आपके रिकॉर्ड के हिसाब से कि 13 लाख मशीनें इस्तेमाल होती हैं चुनाव में, अच्छी बात है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 लाख मशीनें इस्तेमाल होती हैं, मतलब ये कि आपने 13 लाख मशीनें वो इस्तेमाल की चुनाव में, उसके अलावा वो 20 लाख मशीन जो गायब है, उन 33 लाख मशीन 33 लाख मशीन कहाँ हैं, आप दिखाइए। भारत की जनता छोड़ने वाली नहीं है, सवाल अपोजिशन विरोधी का नहीं है, यहाँ पे सवाल कांग्रेस का बीजेपी का इसका नहीं है, हमें उसको लेना देना नहीं है। कांग्रेस गई भाड़ में और बीजेपी गई भाड़ में, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। सरकार बनने से कुछ नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर बनने से कुछ नहीं होता है, साफ होना चाहिए पहले इलेक्शन का पूरा तौर तरीका साफ तो होना चाहिए। जब गंद फैली है वहां तो हम कैसे मान लेंगे प्राइम मिनिस्टर साफ छवि का है, हम कैसे मान लेंगे सरकार साफ छवि की तरीके से आई है बनके, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। एक नागरिक की हैसियत से हम ये सोचते, भारत का हर नागरिक यही सोचेगा कि आपने छलावा किया है चुनाव में, ये बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इतने लिस्टों से नाम गायब हुए तो कैसे हुए, आप क्या कर रहे थे? आप कहेंगे कि बहुत बड़ा देश है, छोटी मोटी बात हो जाती है, एक वोट गायब होता मान लेते, 2 वोट गायब होते मान लेते, भाई मर गया होगा, घर पे मिला नहीं, आपका सर्वे करने गए, लेकिन लाखों वोट जब गायब है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चुनाव क्षेत्र से, तो ये रीजन भी नहीं लग सकता, कुछ ना कुछ तो है। आपकी जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग महोदय सब कुछ देखने की, आपने नहीं देखा, आपने ड्यूटी से डिरेक्शन किया। इसका मतलब क्या है? आप क्या मिले हुए थे उन लोगों से जो हेराफेरी कराना चाहते थे? आप क्या भारत सरकार से मिले हुए थे? आप क्या कांग्रेस से मिले हुए थे? आप क्या किसी और दल से मिले हुए थे जिसको आप फायदा देना चाहते थे? आखिर क्यों? सुपरिंटेंडेंस कहाँ गई आपकी? फ्री एंड फेयर स्टाइल कहाँ गई आपकी? ट्रांसपेरेंसी कार्यक्रम की कहाँ गई आपकी? कितने वोट डलते हैं मशीन में और कितने गिने जाते हैं, टैली नहीं हो रहा है, मशीनों के नंबर टैली नहीं हो रहे हैं, जो चुनाव में आई इन्वेंट्री में और जो आपने गिनी वो टैली नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं किसी पार्टी का ना हूं ना होना चाहता हूं, लेकिन संविधान को मैं मानता हूं कि भारत का नागरिक हूं और संविधान जो कहेगा वो मैं करूंगा, बोलूंगा भी उसी हिसाब से। तो आपसे प्रश्न है भारत की जनता की तरफ से कि आपको इन बातों का जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक भागेंगे आप? होंगे आप चुनाव आयोग के मुख्य, ठीक है, अपना कर्म भी निभाइए, कर्म करने से बनता है आदमी, खाली बातें करने से नहीं बनता है। सरकार क्या कहती है हमें हम लेना देना कुछ नहीं है, हम चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए हमारे इलेक्शन के साथ, हम चाहते हैं मेरे वोट पता होना चाहिए, जिसको मैं देना चाहता था उसको गया, किसको नहीं गया, और नहीं गया तो क्यों नहीं गया। अगर ये यंत्र बीच में आता है, ईवीएम जिसको बोलते हैं, तो उस यंत्र को हटा के फेंक दो, हमें आवश्यकता नहीं है ऐसे यंत्र की, हम धोखेबाजी में नहीं रहना चाहते, हम साफ रहना चाहते हैं। बड़े बड़े इंजीनियरों ने कहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है, तो उस यंत्र का वैज्ञानिक है, इस यंत्र को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने रिसर्च किया है कि ये धोखेबाज यंत्र है, ये कहीं भी कुछ भी इसके अंदर कोड की जा सकती है सॉफ्टवेयर में। तो जब एक ऐसी मशीन है जिसके हम कुछ भी डिवाइस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमें क्या कसम खा रखी है कि हम उसी से चुनाव कराएं? किस बात की कसम खाई है आपने? पहले भी होते थे चुनाव, पहले ऐसी बातें कभी नहीं हुई, इसी बार क्यों हो रही है? और पिछली बार पे शक जा रहा है कि 2014 में भी ऐसा हुआ था। मतलब यह अगर 2014 में भी हुआ था तो पिछली सरकार भी अनियमित थी, और ये सरकार बनी है ये भी अनियमित है, वो भी फेक थी, ये भी फेक है। और अगर आपने ऐसा किया है, उनका समर्थन किया है, तो आप भी फेक हैं, इसका जवाब चाहिए। आप देंगे नहीं क्योंकि आप बड़े हैं, आप संवैधानिक इंचार्ज हैं इलेक्शन के, आप बहुत बड़े अफसर हैं, मैं तो छोटा सा एक देश का नागरिक, मेरी क्या वैल्यू आपके सामने? आप तो ये समझेंगे बहुत आते हैं बोलते रहते हैं, कौन पूछता है, बोलेंगे ना आप यही। आपके पास कोई भी बात करने जाता है, कोई भी आपसे बात करता है तो आप ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं, या तो जवाब ही नहीं देते या उसकी फेवर में जैसा आपको सही लगता है कर देते हैं। आर्बिट्ररी रेस नहीं चलेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं चलेगा, जैसा संविधान चाहेगा वैसा चलेगा, जैसा नियम चाहेगा वैसा चलेगा, जैसा भारत की पब्लिक चाहेगी वैसा चलेगा।
बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा नहीं चलेगा, कांग्रेस जैसा चाहेगी वैसा भी नहीं चलेगा। नियम कानून सबके लिए है, संविधान सबके लिए है, मेरे लिए भी उतना ही संविधान है जितना मोदी के लिए, जितना आपके लिए, याद रख लेना। हम अलग नहीं है इससे, हम फैले हुए नहीं है। मेरा अधिकार आप छीनेंगे, वोटर का अधिकार छीनेंगे तो आपको जवाब देना होगा। वोटर की सीक्रेसी आप खराब करेंगे तो आपको जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मुझे उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं भारत के नागरिक के हिस्से से बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अपने लिमिटेशंस हैं इस केस में, क्योंकि कोर्ट को पूरे अधिकार नहीं है चुनाव के संबंध में। इलेक्शन पिटीशन मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने चुनाव नहीं जीता है। इलेक्शन पिटीशन लगाइए, साफ लिखा है उसमें, तो हाई कोर्ट में लगता है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा तो मतलब बेसिक है, फंडामेंटल है कि ईवीएम की जस्टिफिकेशन आप दीजिए कि ईवीएम के पीछे इतनी फोर्स क्यों कि ईवीएम रखी जाए, इसे चुनाव कराए जाए। ठीक है, किसी जमाने में आई होंगी तकनीक है, अगर पता लगता है कि तकनीक सही काम नहीं कर रही है तो उसको हटाया भी जा सकता है। अगर पता लगता है तकनीक गलत रास्ते पे ले जा रही है तो उसको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ फॉर्मुलाइज किया जा सकता है, बहुत कुछ कोडिफिकेशन की जा सकती है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। जब बड़ी बड़ी चीजें हैक हो सकती है तो ये छोटी सी मशीन है, इसकी क्या औकात। 5G में भी गारंटी नहीं है, जो इतना बड़ा कुछ होके आ रहा है, इतनी स्पीड है जिसकी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो इक्विपमेंट से इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन देगा, लेगा, काम करेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हाँ, तो ये तो वोट है। किस ग्राउंड पे आप कहते हैं कि जो मैंने किया सच किया। अब ये बात तो आपको बतानी होगी साहब, बहुत हो गया। मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूं कि मैं जानना चाहता था कि चुनाव में आखिर क्या नियम है, चुनाव संवैधानिक रूप से क्या कहा जाता है, और ताकि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं या नहीं भी पसंद करते हैं, वो जाने, देश की पब्लिक इसको जाने, नेता भी इसको जाने, क्योंकि नेतागिरी में करने से शायद संविधान पढ़ना भूल जाते हैं लोग, नियम कानून पढ़ना भूल जाते हैं लोग। वो इसी नशे में रहते हैं कि बस हम जीत जाएं या उसको हरा दें, इसके अलावा उनका उसका कोई भी योगदान नहीं होता है। उनको भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, उनके पास बड़े बड़े वकील होंगे, सब सही है। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब जानते हैं, या छोटा आदमी सब नहीं जानता है। हम तो एक लिमिट में बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या है और देश के वोटर के अधिकार क्या है, उस अधिकारों में कहाँ तालमेल मिस हुआ है या बिल्कुल सही चला है। पहले ऐसी आवाजें क्यों नहीं उठी थी? क्योंकि पहले चुनाव आयोग सही काम करते रहे होंगे, या ऐसी गंदगी पहले नहीं फैली होगी। पहले उस समय ईवीएम भी नहीं थी, सब वो डायरेक्ट ट्रा करते थे। और बल्कि एक समय तो ऐसा भी हुआ था 1971 में, जब उस टाइम के चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी के कहने पे सारे बैलेट बॉक्सेस के वोटों को मिलवाकर गिनती कराई थी, ताकि जिस चुनाव क्षेत्र में एमपी को पता नहीं होना चाहिए कि किस क्लास के लोगों ने, किस एरिया के लोगों ने उसको वोट दिए या किस एरिया के लोगों ने उसको वोट नहीं दिए, ताकि वो सभी को एक ही एंगल से देखे, सभी की सेवा एक ही स्टाइल से करें। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज हर मशीन बताती है कि इस क्षेत्र में कितने वोट मिले इस व्यक्ति को या इसको नहीं मिले। बहुत गलत बात है। तो यही पॉइंट काफी है बताने के लिए कि इलेक्शन वोटिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के अंदर किसी भी एमपी को पता नहीं होना चाहिए कि कौन लोगों ने उसको वोट दिया या कौन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि वो पूरे क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि है। उसको हर वोटर का सेवा करने का हक है, कर्तव्य है। हर वोटर उसके पास पहुंचे, उससे बात करे, उससे अपने अधिकार की रक्षा करवाए, ये वोटर का हक है। ये हक ईवीएम ने छीन लिया। ईवीएम ने बता दिया गिनती के हिसाब से कि आप इस एरिया में जीत रहे हैं या इसमें नहीं जीत रहे हैं, जो कि गलत है। और ईवीएम अपने आप में गलत है, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि हमारा वोट किधर गया। ये ज्यादातर ऐसा होता रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है कहीं पर, तो उसको सुरक्षा देनी किसकी जिम्मेदारी है, किसका उत्तरदायित्व? चुनाव आयोग साहब, ये आपके अंदर आता है, क्योंकि आप सर्वधर्मा है, सर्वप्रभा है, क्या क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वा आप हैं। ये आपका कर्म है, आपको इसका जवाब देना होगा, इसके उत्तर आपको ढूंढने होंगे। हमारे आपसे अब कई प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न तो ये है कि 20 लाख का जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न यह है, इतने सारे लोगों के नाम चुनाव के लिस्ट से बाहर थे, इलेक्टोरल रोल से बाहर हुए थे, उनके जवाब दीजिए। तीसरा ये कि जो मशीनों में पोल जितने हुए और जितनी गिनती की गई उसमें इतना अंतर कैसे 373 सीटों पे, उसके जवाब दीजिए। और ये जवाब दीजिए
कि आप ईवीएम को क्यों नहीं हटाना चाहते, ऐसा क्या है कि इस बात पे जिद लेके पब्लिक बैठ जाए। पब्लिक कहती है हटाइए, कुछ पब्लिक कहती है मत हटाइए, जिस पब्लिक को फायदा हो रहा है जिस पार्टी को वो कहती है मत हटाइए, कुछ लोग कहते हैं हटाइए, क्योंकि ये लोग समझते हैं आज की तारीख में हैकिंग को भी आप भूल जाइए, हैकिंग होती है कि नहीं होती है, हैकिंग इतनी वैल्यू, क्योंकि इतने बड़े वास्ट स्केल पे हैकिंग करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मशीनों को हटा के दूसरी मशीन तो रखी जा सकती है। तो सबूत भी मिल रहे हैं आजकल, ट्रक के ट्रक भर के गए मशीनों के चुनाव के बाद, ऑटो में मशीनें गई, कारों में मशीनें गई, सड़कों पर मशीनें रखी गई, कुछ तो किसी बच्चों के सर पे मशीनें रखी गई, सड़क पे मशीनें पड़ी मिली, अधिकारियों के घर में पड़ी मिली। ये सब क्या है? क्या आलू है, गाजर है, गोभी है, अदरक है, लहसुन है, क्या है ये? सब्जी मार्केट जाके खरीद रहे हैं क्या हम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपकी जिम्मेदारी में आती है साहब, ये किसी बच्चे की, किसी ऑटो रिक्शा की, किसी बस वाले की, किसी ट्रक वाले की उत्तरदायित्व में नहीं आती। तो इसमें इतना गेम क्यों? पहली बार हुआ है देश में ऐसा, पहली बार। कोई भी स्ट्रांग रूम में जा रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। क्यों जी? ऐसा क्यों? कौन से नियम में ऐसा होता है, जरा बताएंगे आप? कहाँ लिखा है संविधान में या आपके बनाए हुए नियमों में या लोकसभा के बनाए या पार्लियामेंट के बनाए नियमों में कैसा होगा? आयोग साहब, मैं तो ये समझता हूँ, माफी चाहता हूँ ये कहने पे, हालांकि आप चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने भी शायद संविधान में पढ़ा नहीं है कि आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या हैं, आपके सामने पब्लिक क्या है, वोटर क्या है, सरकार क्या है। शायद आप भी चूक गए कहीं ना कहीं। आपने अपने अधिकारों की वैल्यू तो छीन ली, लेकिन उसके ड्यूटी को नहीं छीना। आपने कर्तव्य नहीं निभाया, आपने अधिकारों का पूर्ण रूप से यूज किया जहां चाहते थे, लेकिन आपने ये यूज नहीं किया कि हम उसको किस तरह से पब्लिक के लिए निभाएं। आपने प्रधानमंत्री महोदय को हर एंगल से साफ कर दिया कि वो बिल्कुल साफ छवि के हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया चुनाव के अंदर, जबकि हर रोज उन्होंने गलत काम किया। आपने एक ऐसे व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव में खड़ा था, खड़ा होना चाहता था, उसको हटा दिया बड़े स्टाइल से कि इस पे मुकदमे चल रहे हैं, इसको हटा दिया जाए। वो हट गया बेचारा। लेकिन ये 233 क्रिमिनल्स जिनको कहा जा सकता है आज की तारीख में, मुकदमे जिन पे चल रहे हैं, क्रिमिनल एक्शन जिन पे हो रहे हैं, वो कैसे पार्लियामेंट पहुंच गए, उसका आपने स्क्रूटिनी क्यों नहीं किया, उनको रोका क्यों नहीं? ये भी प्रश्न उठता है। आप कहेंगे ये कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। तो उसका भी प्रोविजन नहीं था। उस गरीब ने क्या बिगाड़ा था आपका? उसने ऐसा क्या मर्डर किया था, रेप किया था, क्या किया था उसने? इसका भी जवाब आपको देना होगा। और बहुत सारे जवाब आपको देने हो, इतने सारे रिजेक्ट किए आपने बनारस से कैंडिडेट, उसका जवाब भी आपको देना होगा। आज हालत यह है कि आपके ऊपर विश्वसनीयता इतनी गिर चुकी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार जिसने फायदा उठाया आपका, वो तो सरकार बन चुकी है। फेक गवर्नमेंट तैयार हो चुकी है सिर्फ आपकी वजह से। और वो लोग शोर मचा नहीं रहे, चुप रहने कि हमें क्या लेना, 5 साल के हम दोबारा आ गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, election 2019, we have to understand what we did. This was an election, of course, very great election of Lok Sabha general election, which is a repetition of routine elections as it happened in 2014, and before that it happened since 1971 and since 1950 as well. In continuation to every 5-year span, we have to conduct elections to Lok Sabha, which results in constitution of Lok Sabha and thereby constitution of central government of this country. It's very important to understand what provisions Constitution of India, Constitution of Bharat has in its heart in relation to Election Commission of this country. Election Commission is very significant institution of this country because it is responsible for superintendence, for controls and for everything related to elections of Lok Sabha, Rajya Sabha, President of India, state assemblies and wherever it is applicable to. It's very significant to understand what laws are applicable to that and what our rights in relation to Election Commission as well as public. What right voter has got extracted from this Articles 325 to Article 329. That is very important to understand. Maybe you people are not aware of that, or maybe you people didn't have chance to go through these articles.
except certain lawyers or all lawyers of this country and all judges of this country and all those who are related to elections. But in general public has got no clue about this. But it was my duty to think today or yesterday that I have to bring this after, because I had some knowledge about that, and just revision, having a revision of this, I tried to project my knowledge and your constitutional contents of 325 to 329 to you people, so that you can analyze based on my opinion. You may have completely different opinion. I do not mind that, because everybody has got his right to have certain opinion, express certain opinions about whatever is included for elections or whatever other materials. This election was, of course, very powerful election this time, because we are in 2019, which is not so good year or so weak year. It's very international year, and there are so many issues connected to economy, connected to finances, connected to world international affairs, and many other issues, environment and all that. So our nation should also be in parallel moving to those powers who call themselves head of governments, and they think that they have to establish world order, and we are nothing in that. It's therefore very important to understand what we have done and what we have passed through in this phase of 2019, April, May, and June. Elections have been conducted, of course, conducted correctly per procedures, but with ambiguities within, with impurities within. It has not been a transparent election. It has not been a free and fair elections, because Election Commission did not do in line to what it was required to do perfectly. Election Commission is in charge of elections in each and every respect. Court cannot interfere in activities of what Election Commission does. If there is some problem with elections, after elections are over, whatever losing candidate can go to court and file a petition called election petition. But that is something else to do, nothing to do with me and you. We are citizens of this country and voters of this country. We are just contemplating how to understand what elections are about. These articles give you clear picture what election is and what responsibilities of Election Commission or Chief Electoral Commission is, and what responsibility voter has. It is the responsibility of Election Commission to ensure the election is conducted in a free, fair and transparent manner, style. And it is the responsibility of each citizen of this country to cast vote and be ensured, be guaranteed by Election Commissioner that vote has gone to a candidate whom that voter sought his vote be gone. Question is, did it happen? Was I made sure to whom I wanted to cast my vote, that vote has reached that candidate? What guarantee does exist? You will say that there is a printout and VPAT. I don't know. I am very old person, a person of 70 years age, 80 years age, suppose there is, he cannot even see in 7 seconds, 6 seconds, what was printed on that, and how this can be made sure. Why has there been a stress that only EVMs should be used or will be used or have been used for purpose of conducting polling? Why there is such compulsion that I have to cast my vote through EVM while I am not interested in EVM as a voter of this country? There may be people who are interested using EVM, no problem. Then give option to both. If I want to cast my vote using EVM, I can do that. And if I want to cast my vote using ballot paper, I must be given that facility. Why I am forced as a voter to cast EVM poll? Why I should use EVM only? This means there is some interest, hidden interest, either by Electoral Commission or by government of this country. Why is government so encouraging Election Commission only to use EVMs? Because there has been a report that 20 lakh, 21 lakh or 20 lakh EVMs have been missing from system. RTI itself says from Election Commission that 20 lakh or 20.8 lakhs EVMs were ordered to certain companies, government-owned companies, and their RTI says that they delivered more than 40 lakh EVMs to Election Commission. Question is, there's a difference of about 20 lakh EVMs which Election Commissioner has failed to respond to public demand where these machines are. In our construction industry, if government supplies their own cement and steel, and if one cement bag is missing, question comes in by audit. If some steel misses, there's a question raised where this steel has gone. This means either it has been stolen or taken away from stock.
Same thing is what is in stock in Election Commission regarding EVM item. Why election commissioner or chief election commissioner of this country, Bharat, has failed to respond to justify availability of 40 lakhs delivered EVMs from those companies to whom these orders of 20 lakhs, 10 lakhs each were placed by election commission, whereas those companies says they received order of more than 20 lakhs each from election commission. This means there is a 100% theft, robbery, or stealing, you may say, from transition between those deliveries, locations of companies, and receipt locations of election commission. On this path, there has been a diversion of half machines to certain benefit of political parties, probably government of this country. If these machines were stolen, which is a very big question mark, you cannot defy that. I'm just lying. This is on record. Where are those machines? Is a bluff or non-bluff? You may say anything, but it's a question that has to be arisen, and election commission institution shall have to respond on this. It cannot escape. It has to respond. There have been discrepancies in voter list. Lakhs of votes were taken out from lists, in particularly for Islamic people. Based on race or based on religion, names were removed from lists. Lakhs of votes. Who is responsible for that? Constitution provision says based on race or religion or sex or whatever, no person can be differentiated. Every person is eligible for vote, and those who have votes in past lost their votes because those names were removed. And there have been reports that whatever number of polls, whatever number of votes were polled on any polling station, and whatever number of counted in, there was a wide gap. And this is not in one constituency. This was done in 373 Lok Sabha constituencies of this country, Bharat, in 2019. If there was such a wide gap between number of votes polled and number of votes counted, who is responsible for that lacuna, for that misdeed, for that, you can say, default, or whatever you call it, for that inefficiency caused by election commission? After all, election commission is responsible for each and activity conducted by institution of election commission, and this responsibility can directly go to chief election commission to be shared with. And chief election commission does not respond on that, means chief election commission hides something, conceals something which is against law and which is against constitution of this country. There were many other issues involved in these elections. These are major issues: 20 lakh machines, 373 areas where you can say 3 constituencies where there was a difference in polls and countings, and also replacement of election machines. When such number of machines are missing from election scene, this is clearly telling that somebody has stolen those machines, and lakhs of those machines, probably 10 lakhs or 9 lakhs, were done somewhere preloaded, somewhere, I don't know where. This must have been preloaded for benefit of certain political party. In current case, can be directly alleged that BJP, and this political party might have or must have replaced from strong rooms of about 200 to 250 constituencies real old machines and substituted by preloaded machines. Means, clarification is, preloaded machines replaced those machines which were old, used in poll. This was about 8 lakh, 9 lakh or 10 lakh, whatever is, I don't know exact figure. These machines have been played with, have been malpracticed. And there has been a report also, not report actually, there has been, you can say, hearsay that in UP, there was about 1 lakh machines which had been replaced with. I don't know why these people, leaders, are fighting themselves. They shouldn't fight. They should go to root of evil, and root of evil is there's a problem at machines, because they did not hack machines, but
They replace machines so that they should be, it is easy to replace, take out this, put a new one. That leads to discrepancies among inventory numbers of these machines, because you cannot have same number of machines everywhere. Identification number, inventory number, there are differences occur of 3 lakh machines which are being counted, have been counted in. How could numbers be replaced? How could numbers be changed? This means something happened there. Public has to know that. I'm not going to quote because I'm not lawyer, but I'm just informing you, I'm sharing you what could I understand after my investigation, after my collection of these points. There may be people who are saying, you are not an engineer, you are not talking technically, you are going in old times. All is nonsense. It's not a question of going in old times, it's a question of knowing facts. It's a question of knowing facts. You should know facts. If an engineer cannot unearth facts, who will unearth facts? It's your duty. It's my duty. I'm a citizen of this country. I'm a responsible person. You are also a responsible person. Why should I trust stupids? Why? Why should I accept whatever is told me? No, I should not. I have to analyze, it is my duty. Why should I say you are wrong and I'm right? I am not bhakt of any stupid leader. I don't want to be. I am bhakt of God. I am bhakt of my country, and that is enough for me. I am not bhakt of Modi or bhakt of Rahul or any stupid idiot leader of this country. They are all idiots. They are looters. This man is looter because 233 MPs of criminal record have reached Lok Sabha. Who is responsible for that? Modi is responsible, and Rahul is responsible. All these netas are responsible. They made them reach Lok Sabha. Nobody else, because they named them. Others did that. We did not even check these CVs of these criminals. We allowed, we voted them, and they reached there. Are we so stupid, people of this country? We cannot even see criminals are reaching there. Believe me, first country in this world where 50% or 45% criminals are in MP seat. Legislators. Havoc. Sleeping, dreaming country. Rising to be Vishwaguru with these criminals. Strange. I am shocked. My lawmakers are criminals or to be punished. Don't you feel shy? Can you show your face to world with these leaders, with these 233 MPs of criminal background? Can you face world? Shame on all of us. 132 crore people of this country and all election commission and all leaders of this country, each and every authority of this country. We are a country which is not even banana. I don't know which republic we are. I don't know really. Gobar Republic we are. Really. We are Gobar Republic. We are not thinking of our country anyhow. We are not at all thinking. We don't know what we want to be in future. We don't know where we want to go to. We don't know. Only shout, 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 Modi, 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 Modi. Bloody Modi and bloody Rahul both. You are making hell of this country. Congress could not even protect its machines. They could not deploy people on strong rooms. And they are not raising voice now about EVMs. I, as a citizen of this country, have to make this noise. And other thousands of people are making this noise, but these bloody leaders are not coming up in open to raise this voice and fight with this current regime and election commission. Both are unfair. Election commission did not do his job. Why did not do his job? It's a question. He acted with criminals. He acted with criminal affairs. Election commission participated with this corrupt government and corrupt people and allowed them to go to parliament, Lok Sabha. It's a question. It's not a question of getting angry or not angry. Question is, it's very difficult to digest injustice. I can't digest. It's my country and equally your country. You want to break this country, break it. Okay? But I will not allow break of this country. Our forefathers, our past people sacrificed their lives in lakhs and crores to get us, this country, liberated from clutches of those people who looted this country for hundreds of years, made us slaves. And after a lot of struggle and a lot of sacrifices, we got this country back for this purpose, to losing it again to hands of those who are criminals. Shame on each and every one of us. Believe me, shame. I don't know how so-called bhakts can accept this. I don't understand.
They should bhakt to God, not to Modi. They should bhakt to God, not to Rahul. They should do bhakt to God and to nation and the world, not to these criminals or non-criminals, whoever they are. They cannot protect this country. We have to protect this country. They are our servants. I mean, Prime Minister or President, they are our servants. We have to take their services. But if they cannot serve, we can remove them. We have to remove them. I don't know how to remove these 233 criminal record people. Only public of this country can explode and remove them. This is a black mole on our forehead as Bharat Mata. Our Bharat Mata's legislatures are 45% criminals, criminal background people. And we are leading this country with these criminals. Havoc. Election Commission, your time to tell. Your time to justify what you do is right. And for God's sake, be human being, don't be animal. Don't be in line with government, don't be in line with someone else, or politician people. Be in line with public demand and what public wants. Public wants justice, justice, and justice. And if you fail to deliver that, then you cannot stay in this position forever. Your time shall come, you will be thrown out by public itself. No need of presidential order. Because public cannot digest all this. There has been everywhere bungling in this election. This election cannot be called free and fair and transparent, and such elections are always condemned by public. It's not first country to do that. There are many countries where such revolutions have been going on, and maybe our country has to face same thing, which I don't think, but situation can lead to whatever you know. Our people are well cool, very well cool people, very well digestive people, thanks God. That we are not burning, we are not hot at once. We think a lot before doing something. This is our character, or we may say this is our blood, but this cannot move forever. You have to think on and concentrate on all these things. If you cannot do that, your time is over. Someone else will come. But, public cannot keep silence forever. Those who lost their rights shall raise their voice, and those who abuse our rights shall have to face consequences, shall have to encounter our efforts, our attacks one day. It's not easy to digest such things very easily. After all, it's a question of future of our society, future of generations to come in, future of our country, economy, finance, defense, money, education, science, technology, and development of this nation as Bharat. We do not want to lose our money to all these robbers. We do not want these ministers who have come in by fake elections to be continue to rule us. We don't want that. These people, because they came of fake elections, productions, and deliveries, we don't regard them to an extent they must be regarded. It happened in 2014 probably, and this time happened in multitude. I will be criticized by hundreds of people I don't care for because I am speaking truth. Truth is truth. Nobody can strike truth. You may strike once, but it won't dent in. It won't break. You strike another time, it won't break. It will never break. Satyameva Jayate. Truth always triumphs. That is law of nature. You may speak 100 lies, but forget one truth kills all lies. That is law of nature. I have no interest in these elections, but my interest is safety of my country, protection of your country, durability of my country, reliability of my country, reliability of citizens of this country, durability of citizens of this country, future of this country, poor, rich, all middle classes and everyone. Poor cannot be suppressed like it has been suppressed. Votes cannot be abused, but have been abused. So I will speak to all, I appeal to all citizens of this country to rise and understand what my intention is, to rise and think, if I am wrong, tell me I am wrong. Frankly, I will accept you. But no, if you don't, I will not. I have expressed my opinion, my contemplation, my generating capacity in my mind, I shared with you. And I hope you get in all what I intended to speak to you. If you think I am right, I am at right angle, not an acute or obtuse angle, you can think further, read constitution, read laws, and contemplate and do as much as you can do for protection of our democracy, protection of our constitution of this country, Bharat, and protection of people of this country, protection of rights and privileges of voters, and protections of legislators, all, and protection of government of this country at end.
because government is our servant. We cannot disallow our servant to do, but if servant comes by mischief, by conduct of misappropriations, that servant is suspended or terminated, and our servant shall be terminated if these points are to be reviewed and corrected with. And that is what I say. I will not take much of your time because already it's more than 1 hour, and I don't want to bore you further because election is election, of course, and we have a right to do that. चुनाव होते रहे हैं 2019 में, और चुनाव हुए थे 1950 में, और चुनाव हुए थे 1971 में, चुनाव होते आए हैं, होते रहे, होते रहेंगे। संविधान आया है, चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, जब तक कि फेक लोग आके इसे हटा ना दें। देखेंगे क्या होता है, समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में माय डियर फ्रेंड्स, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन that take some of your precious time. It's very hot, of course, somewhere in this country. Even then, you have to think of your future, your kids' future. Your forefathers will not excuse you, forgive you, if you did not care for their provisions of this liberation to you from British people and from those adverse situations which we faced in 1947, and we traveled a distance of this from 1947 to 2019 and developed to some extent, or whatever extent. We cannot demolish that progress. We cannot demolish our country. We cannot demolish our constitution. We cannot demolish our systems and all that. If you understand that this is wealth, our constitution is wealth, our country is wealth, our people are wealth, we have to manage these people correctly. And election commission is our servant, we should not forget that. Like president, our first citizen, first servant. Similarly, election commission is our servant, and election commission has to serve public and not government of this country. If election commission does that, it rectifies, it modifies, it improves its mistakes, fine. Otherwise, you know what will happen. According to law, whatever happens shall happen. And with that, I take your permission, my dear friends, that I'll talk something else, because excessive talk is also no good. So my today's point of view was, criteria was to make you understand what election means in our country, and particularly what election commission does, and we have seen that. Thank you very much. जय भारत। धन्यवाद आप सबका, आपने समय दिया, चाहे जितने भी आए बाद में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय भारत।